की घेर कर पिटाई कर रही। शिवराज सरकार कानून के राज की दुहाई दे रही है, लेकिन कानून का राज यही है तो फिर राज्य का भगवान ही मालिक है। ये शिवराज का राज है या रावण राज? मध्य प्रदेश है या कानून का राज है? एक कमजोर सा दुबला पतला किसान और उसको बचाने के लिए गिड़गिड़ाती हुई उसकी मां, और उन पर लाठियां बरसाने वाली शिवराज की पुलिस, वो भी 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, पूरे 9 पुलिस वाले तो इस तस्वीर में दिख रहे हैं, जबकि इनकी संख्या और भी ज्यादा थी। शायद शिवराज सिंह चौहान के राज में किसान गैंगस्टर हो गए हैं, जो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए पुलिस को इतनी बेरहमी से लाठियां चलानी पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है? डर से चीखते इन बच्चों के मानस पर पता नहीं क्या असर हुआ होगा। पूरी जिंदगी उनकी यादों में यह घटना एक खौफ की तरह कौंधा करेगी कि कैसे पुलिस वालों ने उसके निहत्थे पिता पर बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान बच्चों के शिवराज मामा की है। ये मेरे भांजे जो मुझे देख के मामा मामा कह के चिल्लाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, छोटा बेटा यहाँ आया कि मामा को माला पहनाना है। लेकिन मामा की पुलिस ने लाठियां इस किसान दंपत्ति पर बरसाई, लेकिन चोट इन बच्चों के दिल पर लगी। बहुत दमदार है शिवराज की पुलिस। चेहरा देखकर मन की किताब पढ़ लेती है। सुसाइड की कोशिश करने वाले दंपत्ति की बेबसी को झट से नाटक समझ लिया। जिस बेसुध बेजान पड़ते जा रहे शख्स पर ये पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं, उसने जहर पी लिया है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन इन पुलिस वालों ने अस्पताल पहुंचाने की बजाय उस पर लाठियां तोड़ने को ही अपना फर्ज माना। उस शख्स की पत्नी ने भी कीटनाशक पी लिया। उसकी भी हालत बिगड़ती जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से लिपट कर रोते रहे, लेकिन पुलिस वाले तो मानो दया और करुणा को अपने थाने की खूंटी पर टांग कर यहां पहुंचे थे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की हैं। ये 20 बीघा सरकारी जमीन है जिस पर कॉलेज बनना था, लेकिन इस जमीन पर एक स्थानीय गुंडे गब्बू पारदी ने कब्जा कर लिया था। उसने ही राजू अहिरवार नाम के इस भूमिहीन को ये जमीन पट्टे पर दे दी थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने इस बोई हुई फसल पर जेसीबी चला दी। रोजी रोटी का आसरा इस तरह छिन जाते देख राजू ने कीटनाशक पी लिया। उसकी देखा देखी उसकी पत्नी सावित्री अहिरवार ने भी कीटनाशक दवा पी ली। तो अब कर के चुकाएंगे, सरकार देगी नहीं, हम मौत दवाई पीएंगे और मरेंगे। इतने बाल बच्चे कहाँ से पालेंगे? राशन कार्ड है नहीं हमारे पास। लेकिन किसी किसान की जिंदगी के इस पहलू की तरफ देखने की जगह पुलिस अपनी लाठियों का जोर देखती रही। बच्चे बिलखते रहे, पुलिस वाले दम लगाकर लाठी बरसाते रहे। कीटनाशक के असर से बेसुध राजू अहिरवार लाठियों की चोट खाता रहा, तड़पता रहा। बात यहीं तक नहीं रुकी। पुलिस वालों ने इन दोनों के साथ ही 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। ये अगर कंट्रोल में नहीं किया होता तो वहाँ पे अभी मृत्यु हो सकता था। तो और ये 2 केस नहीं और ज़्यादा बढ़ सकता था, तो इसलिए वहाँ पे वो नियंत्रण करने का बहुत ज़रूरी था। पिछले मार्च से बीजेपी के लिए सियासी मार्च करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है गुना। यहाँ एक भूमिहीन दलित परिवार पर पुलिसिया बर्बरता की तस्वीरें आई तो सरकार ने DM S विश्वनाथन, SP तरुण नायक और IG ग्वालियर रेंज राजा बाबू सिंह को हटा दिया। ये सरकार जो बोली की सरकार है, सौदे की सरकार है। इस सरकार को इसकी चिंता नहीं है। घोषणाएं केवल घोषणा करी थी कि किसी गरीब से जमीन का कब्जा लिया नहीं जाएगा, पर किसी नाम पर बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है।
ये इस सरकार का सही चेहरा सामने आ रहा है। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे, और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। उम्मीद है खुद को किसानों का पैरोकार बताने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबंधित अधिकारियों के तबादले से आगे जाकर कुछ कार्रवाई करेंगे। गुना के दलित किसान और उसकी पत्नी पर पड़ी पुलिस की लाठियों की चोट पर अब वोट की राजनीति होगी। किसानों और दलितों की बेहतरी के लिए दुआएं दी जाएंगी, राजनीतिक प्रलाप होंगे और अगले कुछ दिनों में सब कुछ शांत हो जाएगा। शायद किसी अगले राजकुमार अहिरवार पर पुलिसिया बर्बरता की घटना होने तक। गुना से विकास दीक्षित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। एक दलित किसान की बोई हुई फसल रौंद दी जाती है। आजिज आकर वो कीटनाशक पी लेता है, जिस पर पुलिस उसको अस्पताल पहुंचाने की जगह बड़ी बेरहमी से मारती है। इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दलितों का उत्पीड़न रुकता क्यों नहीं है। गुना में पुलिसिया गुनाह और एक दलित किसान की आह दिल्ली तक सुनाई पड़ी। इस तस्वीर को ट्वीट करके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमारी लड़ाई इसी राजू अहिरवार पर बरसे पुलिसिया डंडे से सवाल उठता है कि दलितों पर हुकूमत के डंडे क्यों बरसते हैं। क्यों कभी पुलिस तो कभी समाज का अभिजात्य वर्ग उनको अपने पैरों तले रौंदना चाहता है। नहीं तो आजादी के 73वें साल में ऐसी खबरें नहीं आती। राजस्थान के नागौर में चोरी के आरोप में 2 दलित युवकों को न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल तक डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश के शामली में 16 साल की एक नाबालिग लड़की से 3 युवकों ने बलात्कार किया। गुजरात के अरावली जिले में एक दलित छात्रा से अप्राकृतिक सेक्स के बाद उसकी हत्या कर दी गई। गुजरात के ही मेहसाणा में दलित युवक को मूंछ पर ताव देने वाले टिकटॉक के कारण बुरी तरह से पीटा गया, साथ ही उसकी मूंछ भी मुड़वा दी गई। और गुजरात के ऊना की ये तस्वीर तो हमारी सड़ी गली जाति व्यवस्था की सबसे नंगी तस्वीर है कि कैसे दलित होने के कारण किसी की पीठ की खाल उधेड़ दी जाती है। वैसे ही दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी ने बता दिया कि जाति के नाम पर अपमान कैसे किसी दलित को जीने के लिए सांस भी नहीं लेने देता। दलितों के उत्पीड़न पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्द भी कई बार झलका है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। कांग्रेस ने शिवराज चौहान की सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाया है और दिल्ली से भी बीजेपी पर हमला हुआ। लेकिन यह भी सही है कि सबसे ज्यादा दलित सांसद बीजेपी से। 2019 की लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 84 सीटों में से 46 पर बीजेपी, 5-5 सीटों पर कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी, 4 पर वाईएसआर कांग्रेस, 3-3 सीटों पर एलजेपी, टीआरएस और बीजेडी, 2-2 सीटों पर शिवसेना, जेडीयू और बीएसपी और 4 पर निर्दलीय सांसद हैं। इसीलिए बीजेपी ये कहती रही है कि उसके राज में दलितों पिछड़ों को जो भागीदारी मिली वो कब मिली। भारतीय जनता पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा, हम सत्ता में तो कम रहे हैं मित्रों, बहुत कम रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लेकिन बीते कुछ सालों में दलितों के साथ होने वाले अपराध और अत्याचार की सूची भी देख लीजिए। 2015 में दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई 38,670, 2016 में बढ़कर 40,801 हो गईं। 2017 में फिर दलित उत्पीड़न ने छलांग लगाई और ये संख्या हो गई 43,203। लेकिन 2018 में दलितों की खाल ने थोड़ी राहत पाई जब ये संख्या घटकर 42,793 हुई। जहां भी बीजेपी की सरकार है उन प्रदेशों में खुलेआम दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है
दबाया जाता है, कुचला जाता है। गुनाह का गुनाह यही मांग करता है कि समाज के हाशिए पर खड़े तबकों के दर्द को जुबान पर नहीं बल्कि अपने दिल में महसूस करने की जरूरत है। भोपाल में रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात राजस्थान की सियासी महाभारत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए सचिन पायलट का झगड़ा अब राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंच गया। पायलट खेमे के विधायकों की सदस्यता के सवाल पर शुक्रवार की दोपहर 1 बजे हाईकोर्ट की संविधान पीठ की बेंच सुनवाई करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ हटाए गए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान हाईकोर्ट में लैंडिंग की है। विधानसभा स्पीकर के जरिए विधानसभा सचिवालय को भेजे गए नोटिस के जवाब में पायलट की तरफ से दिग्गज वकील हरीश साल्वे ने ऑनलाइन पिटीशन दाखिल की। पायलट की तरफ से साल्वे की दलील थी, विधायक दल की बैठक में न जाने पर स्पीकर का कारण बताओ नोटिस असंवैधानिक और गैर कानूनी है। जब विधानसभा चल नहीं रही है तो ऐसा नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, और अगर नोटिस दिया भी जाता है तो विधायकों को कम से कम 7 दिन का समय देना चाहिए, लेकिन समय मिला 2 दिन का। साथ ही स्पीकर हाउस से बाहर की किसी भी मीटिंग के लिए नोटिस नहीं भेज सकते। इस पर राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता MS सिंघवी ने दलील दी कि इन विधायकों को नोटिस इसलिए दिया गया कि वो बार बार बुलाने के बाद भी विधायक दल की बैठक में नहीं आए, यानी वो कांग्रेस के विधायक नहीं रहना चाहते हैं और स्वेच्छा से विधायक पद छोड़ना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है कि कोई आप रेजिग्नेशन फॉर्मल दो। अगर आपका कंडक्ट इस तरह का है उससे माना जाना चाहिए कि आपने पार्टी को वॉलंटरली छोड़ दिया है। और अगर ऐसा करते हैं तो जो स्पीकर महोदय हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, उनके पास पूरी संविधान की पावर है कि वो ऐसे विधायक को निष्कासित करें, डिस्क्वालीफाई करें। बाद में संवैधानिक अधिकारों को लेकर साल्वे की याचिका को जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश के पास डबल बेंच में सुनवाई के लिए भेज दिया। अब राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश डबल बेंच का गठन करेंगे और सुनवाई का वक्त तय करेंगे। इस बीच सरकारी मुख्य सचेतक ने कहा कि उनकी शिकायत पर स्पीकर ने विधायकों को नोटिस जारी किया है, इसलिए उनको भी सुना जाए। अगर अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि भाई मेरा जो विप गलत है, मैं अपनी गलती मान लूंगा। वो कहते हैं नहीं तुम्हारा विप सही है, तो जो फैसला अध्यक्ष जी करेंगे वो लागू। जी कल तो 1 बजे तक का टाइम है कि वो सचिन पायलट का जो गुट है उनको नोटिस जो जारी किया उनको जवाब देने का, तो पर फैसला कब तक आ सकता है? ये अध्यक्ष महोदय तक है। कानून के दर पर अपने लिए इंसाफ मांग रहे पायलट का रास्ता आसान नहीं है। पायलट खेमे के 3 विधायकों के घर वालों ने पुलिस में शिकायत की है कि उनको जबरन पायलट खेमे ने रखा है। जब भी हम फोन लगाते हैं तो स्विच ऑफ आ रहा है उनका फोन। कोई भी हमारे घर पर आता है, कोई भी बंदा आता है तो हम उनसे ये बोल देते हैं एमएलए साहब से हमारी बात नहीं हो पा रही है, हमारी बात होती है आपको हम बता देते हैं एमएलए साहब कहाँ पर है। तो हमें खुद एमएलए साहब की सूचना नहीं है कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो हम आपको क्या बताएं। सचिन पायलट का सियासी विमान ऐसे एयरपोर्ट की तलाश में है जहां वो सेफ लैंडिंग कर सके, लेकिन अभी तो दिक्कत ये है कि पायलट और उनके विधायकों के सामने अपनी विधायकी खोने का खतरा है, जबकि ज्यादातर विधायक चुनाव लड़ना नहीं चाहते। पायलट के पास अब तक इतने विधायक नहीं हो पाए कि गहलोत सरकार को पलट दे। पायलट खेमे के कई सीनियर विधायक बीजेपी में नहीं जाना चाहते और खुद बीजेपी में वसुंधरा राजे, ओम बिड़ला और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेताओं के रहते सचिन की एंट्री आसान नहीं दिखती। सिर्फ गुज्जर वोट के दम पर राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाना आसान नहीं होगा। वैसे भी राजस्थान में कभी तीसरे मोर्चे या पार्टी का कोई भविष्य रहा नहीं है। अब निगाहें कोर्ट पर हैं कि वो क्या फैसला सुनाता है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब दस्तक बिहार पर, जहां नीतीश कुमार है लेकिन मचा हुआ हाहाकार है। कोरोना की मार से राज्य करा रहा है कि चुनावी साल में ही सुशासन की पोल भी खुलने लगी है। गोपालगंज में गंडक नदी पर एक पुल का उद्घाटन हुआ नहीं कि बाढ़ की मार पड़ गई। हालांकि पुल का ढांचा सही सलामत है, लेकिन पुल तक लोगों को पहुंचाने वाली सड़क मिट्टी और पानी में मिल गई। से बैठकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया तो उम्मीद थी कि गोपालगंज के लोगों की दूरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन 264 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल बेकार हो गया, क्योंकि पुल तक पहुंचने वाली सड़क ही बह गई। बताया जा रहा 16 जून को
इनॉग्रेशन किया गया था इस पुल का, लेकिन 29 दिन के अंदर ही आप देखिए किस तरीके से इस पुल का अप्रोच रोड जो है वो ध्वस्त हो गया। जहां मैं खड़ा हूं ये एक छोटा पुल है, ठीक है, और इस छोटे पुल के बाद थोड़ी दूर आगे आप जाइएगा तो एक और छोटा पुल है, और उसके बाद यानी कि मेन पुल जो है, जो 70 घाट पुल है, वो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। तो 70 पुल घाट जो कहा जा रहा था कि पुल टूट गया है, तो ऐसी बात नहीं है, पुल नहीं टूटा है, पुल बिल्कुल इंटैक्ट है, सुरक्षित है, लेकिन उस पुल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ये अप्रोच रोड जो उस पुल तक आपको ले जाता है, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। गंडक पर बना पुल तो नहीं ढहा, लेकिन पुल तक पहुंचने वाली सड़क के भरभरा कर गिर जाने की इन तस्वीरों ने बता दिया कि भ्रष्टाचार कैसे सिस्टम के पुल को खोखला कर रहा है। अब मौसम चुनाव का आ रहा है, तो विपक्ष के लिए ये सुनहरा मौका था और सरकार के लिए बचाव में नए तर्कों का। गोपालगंज में जो 70 घाट पुल है, जो 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन किया था, और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। और सवाल कई खड़े उठ रहे हैं कि ये 8 साल से ये पुल जो है ये बन रहा है, और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। जो मैंने देखा है नेता प्रतिपक्ष का बयान, झूठ का पुलिंदा। जो 70 घाट पुल है, उस पुल में कोई टूटन नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर बांध के अंदर जो माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, 3 माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, उसमें एक माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव के कारण कटा है। नीतीश सरकार ने अपनी सफाई में इस घटना को लेकर बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी की कि कुछ टीवी चैनल्स पुल टूटने की गलत खबर दिखा रहे हैं। सही है कि पुल नहीं टूटा, लेकिन पुल तक पहुंचने वाली सड़क का नदी की धार में बह जाना भी कोई सरकार की उपलब्धि नहीं कही जाएगी। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ रोहित कुमार सिंह, गोपालगंज, आज तक। गैंगस्टर विकास दुबे की बात अब 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने से एक दिन पहले अपने पड़ोसी गांव के एक शख्स को वो जान से मार ही डालता, लेकिन पुलिस में उसका पिट्ठू और मुखबिर विनय तिवारी आड़े आ गया। उसने जनेऊ की सौगंध दे दी। इस कानपुर वाले विकास दुबे के जुल्मो सितम की कहानी बड़ी लंबी है। 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने से एक दिन पहले इसने अपने मुखबिर और पिट्ठू पुलिस अधिकारी विनय तिवारी के सामने ही एक शख्स को मारने की तैयारी कर ली थी। वो शख्स है राहुल तिवारी, जो विकास दुबे के पड़ोस के गांव जादेपुर का रहने वाला है। पुलिस ने जब राहुल तिवारी से बात की तो 1 जुलाई की घटना का पता चला। चौबेपुर के एसएचओ विनय तिवारी के साथ राहुल तिवारी 1 जुलाई को बिकरू गांव में विकास दुबे के घर गया था। वहां विकास दुबे ने राहुल को जूते से बुरी तरह पीटा। साथ ही थाना अध्यक्ष विनय तिवारी से भी धक्का मुक्की हुई। इतना ही नहीं, राहुल के सीने पर राइफल तक तान दी। राहुल तिवारी के मुताबिक तब एसएचओ विनय तिवारी ने अपने जनेऊ की दुहाई देकर दुबे से गिड़गिड़ाना शुरू किया कि इज्जत रख लो मेरी, मत मारो, पंडितों पर कलंक लग जाएगा कि घर बुलाकर मार दिया। विकास दुबे ने राहुल तिवारी को छोड़ दिया, लेकिन ये धमकी भी दे दी कि अगर जमीन का मामला बढ़ाया तो कीमत बहुत बड़ी चुकानी होगी। बिकरू में पहुंचते ही 1 तारीख की घटना आई है। पहुंचते ही उन लोग विकास दुबे के बुजुर्गों ने और हमको बहुत मारा पीटा और हमारे सीने में राइफल लगा दी। गणेश कुमार यशो साहब को भी बहुत रखाया, गाली गलौज की। यशो के सामने ही आपको भी मारा, यशो को भी मारा। यशो को गाली गलौज की और उनको धमकाया हड़काया। उस घटना के बाद राहुल तिवारी बुरी तरह डर गया और 2 जुलाई की रात से वो भी लापता था। राहुल तिवारी का आरोप है कि उसकी 6 बीघा जमीन पर विकास दुबे ने कब्जा कर लिया था और वो छोड़ने की जगह उल्टे उसको धमकाता था। राहुल का कहना था कि वो 27 जून को अपने ससुराल से लौट रहा था तो विकास के गुर्गों ने रास्ते में उसकी पिटाई की।
साथ ही बाइक और पैसे भी छीन लिए। हालांकि 1 जुलाई को विकास ने राहुल की मोटरसाइकिल तो लौटा दी, लेकिन सुकून उसकी मौत के बाद लौटा। तो यशोद साहब ने अपना जनेऊ निकाला और उनसे कहा कि भैया तो इज्जत रखो लग। फिर विकास दुबे ने गंगा जल दिलाया, हमको भी दिया और यशोदा को भी दिया, और गंगा जल दे करके और फिर उन्होंने कसम वसम खवाई, और उसके बाद विकास दुबे को भी कसम खवाई गई कि आप लोग इन्हें राहुल तिवारी को मारोगे नहीं। अभी तो विकास दुबे की कहानी का सच आना शुरू हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना